एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में मेन हम जानेंगे कि स्मेल्टिंग प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद फ्लक्स और स्लैग इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो नोट्स है उसके लिए भी जो लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसके जो नोट्स और प्रीवियस वीडियोस के जितने भी नोट्स हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर की और जानते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो स्मेल्टिंग इज ए हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, स्मेल्टिंग इज ए हीटिंग प्रोसेस विथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लक्स। मतलब स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, अपना जो ओर है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है। अब देखिए, आपके पास क्या होता है, ओर है। ठीक है, अब ओर में दो चीज़ें होती है, एक तो आपका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और दूसरा होता है गैंग, है ना। जैसे कि मान लीजिए हेमेटाइट का ओर है, तो हेमेटाइट के ओर में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 100% आपका Fe2O3 ही रहेगा। ठीक है, कुछ अमाउंट में इसमें SiO2 रहता है, MnO रहता है, Al2O3 रहता है। ठीक है, इसके अलावा P2O5 रहता है। तो Fe2O3 तो अपना मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, जो हमारे काम का नहीं है उसको बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो देखिए, अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है Fe2O3, यहाँ से आपको निकालना है आयरन। मतलब Fe2O3 का आपको कराना है रिड्यूस, तो उसके लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया। अब बात आती है कि एक गैंग का आपको क्या करना है, क्योंकि वो तो है और में। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या करता है, गैंग के साथ मिल करके स्लैग बना लेता है। ठीक है, तो स्लैग और मेटल का एक अलग लेयर हो जाता है। इस तरह से स्लैग अलग हो जाता है और आपका जो मेन मेटल है, जो रिड्यूसिंग से मिला है अपने को, रिडक्शन से मिला है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, हीटिंग है विथ फ्लक्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट भी दो टाइप के होते हैं। मेन एक होता है कार्बन का हम यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन का यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तब हम बोलेंगे कि कार्बोथर्मिक रिडक्शन है। और जब मेटल का यूज़ करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तब हम बोलेंगे उसको मेटलोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है, अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है, वो पूरी तरीके से दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो इकोनॉमी पे कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है, तो कार्बन बहुत सस्ता पड़ता है। कोयला जो होता है, कार्बन हर जगह पे उपलब्ध है, बहुत कम सस्ते रेट में उपलब्ध है, तो कार्बोथर्मिक रिडक्शन बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है, कई बार ऐसे भी मेटल्स होते हैं ना जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं चाहिए होता है, एकदम कार्बन फ्री मेटल अगर हमको बनाना है, तो हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है, अब कौन सा मेटल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए मैंने डिटेल से आपको बताया है इलिंगम डायग्राम वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, है ना। अब ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस में देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि आप ओर होता है आपके पास, हम फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको हीट करते हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मेटल, और मेटल मिलता है या मैट मिलता है। ठीक है, जैसे जो स्मेल्टिंग, जो रिडक्शन स्मेल्टिंग होता है ना, जो ब्लास्ट फर्नेस में होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन स्मेल्टिंग, वहाँ से हमको मिलता है मेटल। ठीक है ना। और एक होता है मैट स्मेल्टिंग, जो सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है, जनरली कॉपर एक्सट्रैक्शन में हमको मिलता है मैट। हम वहाँ पे मेटल एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलता है स्मेल्टिंग से, वहाँ मिलता है मैट। मैट एक्चुअली में क्या होता है, मेटल सल्फाइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, ठीक है, तो मेटल मिलेगा या मैट मिलेगा, है ना। उसके अलावा स्लैग रहेगा प्रोडक्ट, और उसके अलावा गैस। ठीक है, गैस जो भी रिड्यूसिंग एजेंट से जो गैस बनेगा वो गैस रहेगा, और कुछ अमाउंट में डस्ट भी गैस के साथ जाएगा। तो अपना मेन जो प्रोडक्ट होता है वो मेटल है या मैट है। ठीक है, अब देख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्मेल्टिंग का। पहला क्या है कि हम ओर या मिनरल को क्या करते हैं, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में चार्ज करते हैं स्मेल्टिंग फर्नेस में। ठीक है, स्मेल्टिंग फर्नेस में हम सॉलिड फॉर्म में चार्ज करेंगे अपने ओर को, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो जनरली होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जो है मेटल और स्लैग।
ठीक है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में गैसेस भी होते हैं। एक्चुअल में गैसेस कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक तरह से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको गैसेस मिलते हैं और उसके साथ कुछ अमाउंट में डस्ट भी जनरेट होता है। ठीक है। और जो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है ना, स्मेल्टिंग मतलब होता है कि एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो जितना भी स्मेल्टिंग प्रोसेस है ना वो जनरली एंडोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से जैसे कोई सॉलिड लिक्विड या गैसियस फ्यूल हम सप्लाई करते हैं अपने फर्नेस में। ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मेल्टिंग के लिए। अब जो रिडक्शन, देखिए स्मेल्टिंग जो है ना दो टाइप का होता है। ठीक है। इसको याद रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रिडक्शन स्मेल्टिंग और मैट स्मेल्टिंग में क्या अंतर है। तो रिडक्शन स्मेल्टिंग जनरली हम परफॉर्म करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में होता है रिडक्शन स्मेल्टिंग। और जो मैट स्मेल्टिंग वो होता है रिवर बैटरी फर्नेस में। किस में होता है? रिवर बैटरी फर्नेस में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फर्नेस में दोनों चीज़ परफॉर्म हो सकता है, रिडक्शन स्मेल्टिंग भी परफॉर्म हो सकता है और मैट स्मेल्टिंग भी। ठीक है। मैट स्मेल्टिंग में क्या होता है डिफरेंस कि मैट स्मेल्टिंग में हमको अलग से रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसमें जो सल्फाइड्स होते हैं ना वो वही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है ना। तो मैट के केस में हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो रिडक्शन स्मेल्टिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, कार्बन को या कोई सी मेटल को हम क्या करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और जो गैंग होता है उसको अलग करने के लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इससे मेटल और फ्लक्स का दो लेयर बन जाते हैं। दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है, इसलिए मेटल और स्लैग का अलग अलग लेयर होता है। जैसे मैं पानी और तेल को मिला दूँ तो अलग लेयर बन जाएगा ना, वैसे ही स्लैग और मेटल का अलग अलग लेयर आपका बन जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन फ्लक्स पे। ठीक है। फ्लक्स क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स वो होता है जो गैंग को स्लैग बनाने का काम करता है। ठीक है। जनरली क्या होता है, जितने भी गैंग होते हैं ना, मतलब जो ऑक्साइड होते हैं या इम्प्योरिटीज जो होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल SiO2 सिलिका, जो कि आयरन ओर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एज ए गैंग। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो अगर आपको इसको मेटल से बाहर करना है, और से जब आप रिडक्शन करोगे तो आप चाहोगे कि ये बाहर हो जाए आपका SiO2, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मेल्ट करने के बजाय फ्लक्स ऐड कर देते हैं, है ना। तो गैंग और फ्लक्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, अपना स्लैग बना लेते हैं। ठीक है। मतलब जब फ्लक्स गैंग के साथ अटैच होता है ना, तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं स्लैग। और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैंग। जो कंपाउंड बनता है, जो स्लैग बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है। इसी वजह से ये अपना एक अलग लेयर बना लेता है। ठीक है। अब बात आती है कि हम कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे या फ्लक्स होता क्या है। ठीक है। एक्चुअली में फ्लक्स क्या होता है, जो स्लैग बनाने का काम करता है ना उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। अब बात आती है कि हम कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका गैंग कैसा है, गैंग का क्या नेचर है। अगर गैंग आपका अगर एसिडिक है, गैंग अगर आपका क्या है एसिडिक है, जैसे हेमेटाइट का फिर एग्जांपल लेते हैं। हेमेटाइट में आपका SiO2 एज ए गैंग मिलता है, सिलिका MnO2O5, ये सब क्या मिलता है एज ए गैंग के फॉर्म में मिलता है। तो ये गैंग है। तो ये गैंग कौन सा है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है। अब आपको पता है कि एसिडिक एसिडिक तो रिएक्शन करता नहीं, कौन करता है, एसिडिक और बेसिक जो है वो रिएक्शन करेगा, तब जाके स्लैग बनेगा। तो अगर गैंग अगर आपका एसिडिक है ना, तो आपका फ्लक्स क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे क्या फ्लक्स यूज़ करोगे, ये वाला फ्लक्स यूज़ करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FU, इस टाइप का ऑक्साइड यूज़ करोगे। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आता है, लाइमस्टोन से आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका डोलोमाइट से आता है। तो याद होगा आपको कि ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं एज ए फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैंग क्या है एसिडिक है। तो आपको फ्लक्स क्या लेना पड़ेगा, बेसिक लेना पड़ेगा, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मेन स्लैग बनाते हैं। तो इसको आप याद रखिए, बहुत कम आता है। एसिडिक में आपका SiO2 MnO2O5 आता है, बेसिक ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FU आता है, और न्यूट्रल होता है Al2O3, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है। फ्लक्स के बारे में हमने जान लिया। ठीक है। अब देखो फ्लक्स का एक और चीज़ बता दूं, फ्लक्स का मेन दो फंक्शन होता है, एक तो स्लैग बनाना, दूसरा उस स्लैग को फ्लूइड बनाना, मतलब उसकी विस्कोसिटी को भी कम करना। ठीक है। मान लीजिए आपने स्लैग तो बना लिया, लेकिन वो स्लैग एकदम शहद की तरह गाढ़ा है एकदम। तो शहद की तरह गाढ़ा होगा तो आप वो फर्नेस से बाहर कैसे निकालोगे, फर्नेस से बाहर ही नहीं आएगा वो। ठीक है
है ना। और स्लैग जितना गाढ़ा होगा एक तो बाहर नहीं आएगा, दूसरा जो मास ट्रांसफ़र जो है ना, इम्प्योरिटी जो है स्लैग में जाती है ना, वो रेट कम हो जाएगा। मतलब स्लैग इम्प्योरिटी को अपने अंदर लेगा ही नहीं, ठीक है। इससे मेटल की क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो फ्लक्स का दूसरा काम क्या है कि स्लैग की विस्कोसिटी को कम करना, ठीक है, उसको थोड़ा फ्लूइड बनाना। अब हम देख लेते हैं स्लैग। स्लैग यार देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्लैग, क्योंकि एक्चुअली में हम मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में हम एक्चुअली बनाते हैं स्लैग। स्लैग को हम बनाने में मेहनत करते हैं, मेटल तो अपने आप बनता है ना। इसलिए स्लोगन है मेटलर्जी में कि ए गुड स्लैग मेकर इज़ ए गुड मेटल मेकर। मतलब अगर आपने स्लैग अच्छा बना लिया तो मेटल अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्लैग कैसे बनता है, गैंग और फ्लक्स को मिक्स करके बनता है, ठीक है। अब स्लैग का दो सबसे इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन होता है आपका। एक तो क्या होता है, स्लैग का काम होता है टू कलेक्ट द अनरिड्यूस्ड गैंग मिनरल्स सो एज टू फॉर्म सेपरेट लेयर इन ए मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब स्लैग का मेन काम क्या होता है, जितने भी गैंग मटेरियल है उसको ले करके एक अलग लेयर बना लेना, ठीक है। गैंग को मेटल में मिक्स ना होने देना, क्या करना, उसका अलग से लेयर बना लेना। दूसरा क्या है कि जितने भी इम्प्योरिटीज़ है ना, उसको एक मीडियम प्रोवाइड करना। मीडियम मतलब इम्प्योरिटी को अपने अंदर समाहित करने की, कलेक्ट करने की क्षमता रखना, ठीक है। मतलब जितने भी अन एडवांटेज चीज़ है, अनवांटेड जो चीज़ है उसको अपने अंदर समाहित करना। मतलब जितनी भी अनवांटेड चीज़ है कहाँ जाना चाहिए, स्लैग में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ है इसका मेन फंक्शन, ठीक है। अगर अलग लेयर बनाना और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको कलेक्ट करना। अब बात करते हैं कि स्लैग की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी स्लैग में होनी चाहिए। तो देखो पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लैग का मेटल से अलग होना चाहिए। बहुत दोनों के बीच बहुत डिफरेंस होना चाहिए। जनरली मेटल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए मेटल नीचे कलेक्ट होता है, और स्लैग की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इसलिए मेटल के ऊपर वो कलेक्ट होता है। जैसे ये मेटल का लेयर होगा तो उसके ऊपर ये स्लैग का लेयर होगा। तो इन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस होना चाहिए, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं होगा ना तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, स्लैग और मेटल आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना भी मेहनत किया है उस पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अलग लेयर बनाने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंड है स्लैग मस्ट बी फ्लूइड इनफ टू परमिट इस ईजी सेपरेशन फ्रॉम मेटल। मतलब जो आपका स्लैग जो है ना वो फ्लूइड होना चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, पानी और शहद में कंपेयर करो, पानी आसानी से बह जाता है लेकिन शहद को बहने में समय लगता है, शहद आसानी से बह नहीं पाता। तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है ना। वैसे स्लैग की विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्लैग को बाहर भी निकालना है फरने से। अगर गाढ़ा हुआ तो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा भारी हो जाएगा, वो विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ तो मेटल के साथ मिक्स हो सकता है वो। दूसरा क्या होता है कि मास ट्रांसफ़र का रेट बहुत स्लो हो जाता है। मास ट्रांसफ़र क्या होता है, आपका जो मेटल का लेयर है और ये स्लैग का लेयर है, तो इन दोनों के बीच में मास ट्रांसफ़र होता है। कैसा मास ट्रांसफ़र, कि मेटल में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना धीरे धीरे करके स्लैग के इंटरफेस में जाती है, स्लैग मेटल के इंटरफेस में, फिर वो स्लैग को इंटर कर जाती है। मतलब मेटल से इम्प्योरिटीज स्लैग में जाती है, और स्लैग में जो इंपॉर्टेंट अगर मेटल चला गया तो वापस से वो मेटल फेज में आता है। मतलब मास ट्रांसफ़र होता है स्लैग और मेटल के बीच में। तो अगर स्लैग जो है बहुत गाढ़ा हुआ, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हुई ना, तो मास ट्रांसफ़र का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे जो मेन काम है स्लैग का, इम्प्योरिटी को अपने अंदर बनाए रखना, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब पूरी इम्प्योरिटी मेटल में ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए स्लैग की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। थर्ड मेन फंक्शन इसका क्या है, या अच्छी स्लैग का मेन काम क्या होता है, कि जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी जो एक्टिविटी है ना वो कम होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी एक टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी एक्टिविटी स्लैग में कम होनी चाहिए। ऐसा आपको कंपोजिशन बना के चलना है। स्लैग का कंपोजिशन ऐसा होनी चाहिए कि वो क्या करे, इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर समाहित कर ले और वहाँ से जाने ना दे। मतलब एक्टिविटी अगर कम रहेगी इम्प्योरिटी की स्लैग के अंदर तो मेटल में जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो स्लैग में ही रहेगा। तो आपको कंपोजिशन ऐसा रखना है कि इम्प्योरिटी उसके अंदर रहे, है ना, वहाँ से जाए मत। जैसे बेसिसिटी मेंटेन करना, ये इसी का ही पार्ट है। जैसे स्टील मेकिंग में ना
स्टील मेकिंग का जो स्लैग होता है उसमें बेसिसिटी हम 2.5 से 3 मेंटेन करते हैं। अगर आपको बेसिसिटी नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वहीं ब्लास्ट फर्नेस में ना 1 से 1.2 मेंटेन करते हैं। तो ऐसा क्यों है, बेसिसिटी हम अलग अलग क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैसे ज़रूरत है। वहाँ पे इम्प्योरिटी को अपने अंदर समाहित करने के लिए बेसिसिटी दोनों जगह में हमको अलग अलग चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्लैग फॉर्म कैसे होता है, ठीक है ना। तो स्लैग कैसे फॉर्म होता है वो तो मैंने बहुत आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका कार्बोथर्मिक रिडक्शन है तो उस केस में क्या होता है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं जिनका रिडक्शन नहीं होता वो स्लैग फेज में जाता है, ठीक है। जैसे बताया ना, हेमेटाइट ओर में बहुत सारा इम्प्योरिटी रहता है। तो Fe2O3 का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने भी गैंग हैं उनका रिडक्शन ना हो, वो विदाउट रिडक्शन कहाँ चला जाए, स्लैग में चला जाए, ठीक है। और मेटलोथर्मिक रिडक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे तो मेटल ऑक्साइड ही बनता है, क्योंकि आप मेटल वो एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल ऑक्साइड ही बनता है, ठीक है। कार्बोथर्मिक रिडक्शन के केस में जो रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो CO या CO2 होता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। लेकिन मेटलोथर्मिक रिडक्शन में क्या करता है, ऑक्साइड बनता है ना, मेटल ऑक्साइड। तो वहाँ पे भी आपका मेटल ऑक्साइड बनना है तो वहाँ पे भी हम फ्लक्स ऐड करते हैं, तो वहाँ से हमको स्लैग मिलता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको प्रीवियस ही बता दी, ये सारी चीज़ें जो लिखी है ना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट स्लैग। जो सिलिकेट स्लैग होता है, सिलिकेट स्लैग मतलब क्या होता है, जिसमें सिलिका ज़्यादा अमाउंट में हो, SiO2, उसको हम बोलते हैं सिलिकेट स्लैग। जनरली ज़्यादातर जो आपका ओर होता है ना उसमें सिलिका ना एज इम्प्योरिटी या एज ए गैंग प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। क्योंकि SiO2 मतलब क्या है, रेत है, तो हर जगह तो रेत है ही, ठीक है। तो SiO2 सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जानना हमको थोड़ा ज़रूरी है। अब ये जो SiO2 होता है ना, सिलिका, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें एक जो सिलिकन है ना वो 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है, ऐसे 4 ऑक्सीजन से, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से फिर सिलिकन जुड़े होते हैं, इस तरह से ये फिर से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या बनाता है, एक सिलिकन जो है ना टेट्राहेड्रिकली मतलब 4 और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाले इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका, सिलिकन जो ऐसे 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है टेट्राहेड्रिकली, है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरह से। ये फिर इधर भी रहता है, ये आपस में सारी क्या होता है फिर जुड़े रहते हैं। अब आपस में जुड़े होने की वजह से ना एक ये जो SiO2 जो है ना वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाने के कारण ही ना ये आपस में पूरे बंधे हुए हैं, इसके कारण इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है आपस में बंधा हुआ है, ठीक है। बंधा होने के कारण क्या है, पूरा ये क्या है, एक मास की तरह, एक सिंगल मास की तरह मतलब ट्रीट करता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतने सारे आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको तो क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए कि विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए। अब हमको तो विस्कोसिटी कम करनी है, ठीक है। तो विस्कोसिटी कम करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा कि जो बॉन्ड है ना सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, विस्कोसिटी कम करने के लिए। तो उसके लिए दो तरीका, एक तो हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है पूरा, ये हाई टेम्परेचर में क्या होता है, बॉन्ड ऐसे बीच से टूटने लगता है, बॉन्ड ऐसे टूटते रहता है। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, जितना बॉन्ड टूटेगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, उतना क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी। क्योंकि ये एक साथ जो जुड़ा हुआ है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो बना रहा है वो टूटता है, तो इससे शॉर्ट रेंज में कुछ कुछ ऑर्डर बने होते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो अरेंज है ना वो शॉर्ट रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, कि आप बेसिक मेटल का इस्तेमाल करो, बेसिक मेटल ऑक्साइड। जैसे फ्लक्स ही हम डालते हैं ना, जब हम बेसिक मेटल ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह ऐड करते हैं ना, तो इसका इसका जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिका का, 3 डायमेंशनल नेटवर्क वो ब्रेक होना चालू होता है। अब देखो वो क्यों ब्रेक होना चालू होता है, क्योंकि ये जैसे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो जब हम मेटल ऑक्साइड मिलाते हैं तो मेटल ऑक्साइड क्या करता है, अपना एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। मेटल ऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को ही डोनेट कर देता है। जो फ्लक्स आप डालोगे ना, वो फ्लक्स मेटल
और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये मेटल ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देता है। ये एक्स्ट्रा मेटल ऑक्साइड किस में चला जाता है, सिलिकेट जो स्ट्रक्चर है वहाँ चला जाता है। तो जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है ना, तो यही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या करता है, मेन इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब जाएगा ना, तो ये इसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। और ये जो मेटल आयन है वो भी वही काम करता है। जैसे ये देखो, ये मेटल आयन बीच में आ गया, ये भी बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना उसको तोड़ता है। ठीक है, तो शुरू में क्या स्ट्रक्चर था, SiO2 था। आपका स्ट्रक्चर क्या था, SiO2 था। अब जैसे जैसे आप फ्लक्स ऐड करोगे ना, 12% से ज़्यादा जैसे जैसे आप मतलब फ्लक्स ऐड करना चालू करोगे, ये क्या होगा, ये हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चालू हो जाए। जैसे ये SiO2 है, तो ये किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, Si3O9 में। और आप ज़्यादा मेटल ऑक्साइड डालोगे तो ये Si4O8 में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। देखो ऐसे इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अलग है पिछले वाले से। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये आपस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर बना रहे हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना, तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। जैसे हम मेटल ऑक्साइड इसमें ऐड करते जाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होने लगता है, सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर। अब ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना, आपस में दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे ये और ये आपस में उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं होने की वजह से ना, ये एक तरह से अलग अलग ट्रीट करते हैं। जैसे ये आपका अलग रहेगा, ग्लोबुलर फॉर्म में ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, आपस में जुड़े नहीं, तो जुड़े नहीं होने की वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे शहद इतना गाढ़ा क्यों है, क्योंकि उसके जो एटम्स है वो आपस में बहुत आपस में चिपके हुए हैं ना, इसलिए शहद इतना गाढ़ा है। वैसे यहाँ पे भी है, पहले में लॉन्ग रेंज ऑर्डर था तो विस्कोसिटी ज़्यादा थी, अब हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया ये फ्लक्स मिला करके, तो इस तरह से ये अलग अलग में टूट जाता है। ये टूटने की वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अल्टीमेटली जब आप बहुत सारा मेटल ऑक्साइड डालना चालू कर देते हो ना, तो अल्टीमेटली आपको फाइनल स्ट्रक्चर बनता है ये वाला SiO4, SiO4 माइनस। ये अल्टीमेटली फाइनल ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर फॉर्म में ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपस में जुड़े नहीं रहते। जैसे गोल गोल ऐसी SiO4 बनने का बहुत सारे, वो आपस में जुड़े नहीं रहेंगे। और आपस में नहीं जुड़े हैं मतलब वो क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप बहुत सारा मेटल ऑक्साइड या फ्लक्स डालते हो ना, तो ये अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है। इसके साथ विस्कोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे घटती है। तो जितना आप फ्लक्स डालोगे ना, स्लैग की विस्कोसिटी उतनी ही घटेगी। ठीक है, अब फ्लक्स डालने की भी एक लिमिट होती है, जो आपका बेसिसिटी का रिक्वायरमेंट है ना, उतने ही हम अमाउंट में डालते हैं। ठीक है, जितना डालना होता है, बहुत ज़्यादा डालते भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डालोगे तो एक तो कंपोजिशन ख़राब हो जाएगा, दूसरा आपको इकोनॉमिकल लॉस भी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटल लॉस इन स्लैग। तो स्मेल्टिंग के समय में जब हम रिडक्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मेटल एकदम हमको मिल जाता है 100%, है ना। जैसे ओर में जितना मेटल प्रेजेंट है उतना 100% हम पूरा रिकवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो मेटल है ना वो भी स्लैग में चला जाता है। ठीक है, वो भी स्लैग में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेटल लॉस इन स्लैग। तो कुछ अमाउंट में तो आपका मेटल स्लैग में जाएगा ही जाएगा, आप ऐसा नहीं कि पूरा पूरा रिकवर कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई कई जगह पे ना मेटल का स्लैग में जाना बेनिफिशियल भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के जैसे आप मान लीजिए स्टील मेकिंग में ही। ठीक है, स्टील मेकिंग एक्चुअली में एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, स्मेल्टिंग नहीं है, बट इसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। स्टील मेकिंग में जो आयरन है ना, वो आयरन ऑक्साइड बना करके कहाँ स्लैग में चला जाता है। ठीक है, तो ये आयरन ऑक्साइड जो है ना, डीसल्फराइजेशन और डिफॉस्फोराइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ज़्यादा एफ होगा ना स्लैग में, तो सल्फर रिमूवल बहुत आसान हो जाता है, फॉस्फोरस रिमूवल बहुत आसान हो जाता है। तो कई बार ये जो मेटल जो है स्लैग में जाता है ना, कई बार बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा हम चाह रहे हैं कि स्लैग में चला जाए, बट कुछ अमाउंट में जो स्लैग में जाता है मेटल, वो कई बार बेनिफिशियल भी होता है ना। जैसे स्मेल्टिंग के केस में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो मैं बता दूँ। आपका जो लेड ऑक्साइड जो होता है ना, जब हम लेड का प्रोडक्शन करते हैं उसकी ओर से, है ना, ओर जनरली होता है PbS। इसको हम रोस्टिंग से PbO बना लेते हैं लेड ऑक्साइड। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। तो ये जो लेड ऑक्साइड है ना, PbO, ये बहुत सारे अमाउंट में कहाँ चला जाता है, स्लैग के अंदर चला जाता है। ठीक है, स्लैग के अंदर चला जाता है, तो एक फ़ायदा ये होता है कि ये स्लैग में जाता है तो विस्कोसिटी को कम कर देता है लेड ऑक्साइड, है ना। अब ये स्लैग में तो चला गया, बट आप उसको अब रिकवर करना है, तो हम इसको रिकवर करने के लिए ना आयरन डालते हैं। लेड ऑक्साइड को रिकवर करने के लिए आयरन मिलाते हैं। तो आयरन क्या करता है, जो लेड ऑक्साइड जो स्लैग में चला गया ना, उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एफ बना के खुद स्लैग में चला जाता है, और जो लेड बनता है प्योर लेड, वो वापस से मेटल में जाता है।
ठीक है। तो कई बार रिडक्शन हम ऐसे भी करते हैं कि हम पहले स्लैग में जाने देते हैं मेटल को, उसके बाद स्लैग से हम उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। अब जो आप आयरन डालते हैं वो लेड ऑक्साइड को भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा जो स्लैग में जो चला गया है, एक तो लेड ऑक्साइड को रिड्यूस किया जो स्लैग में नहीं गया उसको भी, और जो स्लैग में चला गया लेड ऑक्साइड उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो दोनों काम करता है। आयरन जो है लेड ऑक्साइड के ओर को भी रिड्यूस कर लेगा, दूसरा जो स्लैग में चला गया, स्लैग में जो लॉस हो गया है लेड ऑक्साइड स्लैग में चला गया, वहाँ से भी लेड को रिकवर करके मेटल में ला देते हैं। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में देखो स्टील मेकिंग के टाइम पे भी 10 से 15% आप लगभग 10% आयरन आपका लॉस हो जाता है स्लैग में ही। ठीक है, और वहाँ पे कई जगह पे बेनिफिशियल भी होता है। वैसे ही टीन के केस में भी होता है, जो टीन होता है ना SnO2, इसका कैसेट्राइट और होता है SnO2, ये भी थोड़ा स्टेबल ऑक्साइड होता है। स्टेबल ऑक्साइड होने के कारण ये भी स्लैग में चला जाता है। ठीक है, देखिए याद रखिए, जो ऑक्साइड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, इलिंगम डायग्राम में जितना नीचे पाया जाएगा उसका रिडक्शन उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो रिडक्शन मुश्किल होगा मतलब अगर किसी ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो स्लैग में चला जाता है, अगर उसका रिडक्शन हो गया तो मेटल में चला जाएगा। ठीक है, तो जो SnO2 होता है ना, ये थोड़ा सा स्टेबल ऑक्साइड होता है, इसके कारण ये बहुत सारा अमाउंट में स्लैग में चला जाता है। फिर हमको इसको स्लैग से इसका रिडक्शन करना पड़ता है, तो स्लैग से इसका रिडक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो SnO2 को स्लैग से रिड्यूस करने के लिए ना मल्टी स्टेज रिडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है हमको। ठीक है, स्पेशल मल्टी स्टेज स्मेल्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आपका SnO2 से SN मतलब टीन बनता है। ठीक है, तो जब ये सबको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब मैं नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी पढ़ाऊंगा ना, उस समय आपको बहुत डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैग। ठीक है, तो स्लैग को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो स्लैग को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना बेसिसिटी कुछ होता है। ठीक है, तो अभी जानोगे क्या होता है बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ स्लैग, बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी, और बेसिसिटी के उल्टा को ही हम सिलिकेट डिग्री भी बोलते हैं। मतलब अगर अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई बेसिक ऑक्साइड हुआ, एसिड अपॉन बेसिक हुआ तो सिलिकेट डिग्री होता है, और बेसिसिटी मतलब बेसिक डिवाइडेड बाई एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्लैग है। ठीक है, तो स्लैग में अपने को पता है कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका SiO2 है स्लैग में 50 kg। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है मान लीजिए आपका 100 kg। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है मान लीजिए 50 kg। ठीक है, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे बेसिसिटी। अब बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिसिटी इज इक्वल टू एसिडिक ऑक्साइड, अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमाउंट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या है, SiO2 कितना बताया मैंने, मान लीजिए 50 kg, तो 50 लिख दो ऊपर में, है ना। बेसिक जैसे बताया बेसिक है ना, बेसिक कितना है, जैसे मैंने बोला कि 100 kg आपका कैल्शियम ऑक्साइड है तो स्लॉ, और क्या बोला 50 kg MgO है तो प्लस 50, तो अपॉन 50 अपॉन 150 हो जाएगा। सॉरी, अच्छा सॉरी, बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है बेसिक अपॉन एसिडिक, बेसिक अपॉन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिक में क्या क्या बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड मान लीजिए 100 kg है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मान लीजिए 50 kg है। ठीक, और वहीं SiO2 आपका कितना है 50 kg, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 अपॉन 50। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ गया 3, तो बेसिसिटी कितना निकल के आ गया 3। तो ऐसे क्या करते हैं हम स्लैग की बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं इसके बेसिस में कि कितना एसिडिक ऑक्साइड है कितना बेसिक ऑक्साइड है ना। तो बेसिसिटी का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर स्लैग की जो बेसिसिटी है, स्लैग की अगर बेसिसिटी 1 से ज़्यादा आती है तब हम उसको बोलते हैं बेसिक स्लैग। ठीक है, 1 से ज़्यादा आ रही है मतलब सीधी सी बात है बेसिक ऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है इसलिए 1 से ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। अगर बेसिसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से कम तभी आएगी जब एसिडिक ऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर स्लैग की बेसिसिटी 1 से कम आती है तब हम उसको बोलते हैं एसिडिक स्लैग। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रल स्लैग। न्यूट्रल स्लैग में क्या होता है, जब दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएगा तो बेसिसिटी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिसिटी अगर 1 होती है तब उसको बोलते हैं न्यूट्रल स्लैग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था ना अभी कुछ देर बताया था कि हम ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग की बेसिसिटी कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 रखने का क्या मतलब है, देखो
अगर जो आपका हॉट मेटल आ रहा है, हॉट मेटल में मान लीजिए 100 टन हॉट मेटल आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 100 टन हॉट मेटल आपका आ रहा है। अब इसमें फॉर एग्जांपल के लिए आपका क्या होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है। सिलिकॉन होगा तो मान लीजिए सिलिका जब बनेगा, ठीक है, जब ये सिलिकॉन जो हॉट मेटल में जो सिलिकॉन है जब ऑक्सीजन देगा तो सिलिका बनेगा। तो मान लीजिए वहाँ पे आपका, मान लीजिए 5 टन जो है क्या बन रहा है, 5 टन तो नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए 2 टन ले लेते हैं। मान लीजिए क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि 2 टन क्या बना आपका, SiO2 बना। 2 टन क्या बना, SiO2, है ना। अब है आपको बोला जा रहा है कि आपको बेसिसिटी 3 मेंटेन करनी, तो सीधी सी बात है 3 मेंटेन करनी मतलब आपको 3 गुना फ्लक्स डालना पड़ेगा। 3 गुना फ्लक्स इंटू एसिडिक ऑक्साइड, जितना भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, है ना, उसका 3 गुना, क्योंकि बेसिसिटी 3 मेंटेन कर रहे हैं, बेसिसिटी आपको 3 मेंटेन करना है, ठीक है। तो बेसिक आपको फ्लक्स आपको डालना है और एसिडिक आपको पता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एसिडिक ऑक्साइड कितना है, 2 टन है, तो आपको बेसिसिटी 3 मेंटेन करनी है, तो 23 इज इक्वल टू आपको 6 टन क्या डालना पड़ेगा, फ्लक्स डालना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिसिटी हमको मेंटेन करना पड़ता है। जैसा जैसा भी मतलब एसिडिक ऑक्साइड रहेगा उस हिसाब से, जैसे भी बेसिसिटी मेंटेन करने बोले जाएगा ना, उस हिसाब से आपको फ्लक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ये है पूरा लेक्चर, ये था पूरा लेक्चर पूरा स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्मेल्टिंग फर्नेस के बारे में, कौन कौन से स्मेल्टिंग फर्नेस होता है, उसमें कैसे मेटल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।